बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोज़ सुबह होते ही सास मुझे कमरे से बाहर निकाल देती और ख़ुद मेरा दुल्हन वाला लिबास पहनकर कमरे में बंद हो जाती। शाम को वो कमरे से बाहर निकलती और गहरी नींद से हो जाती। मैं सास के सरकत से काफ़ी हैरान और परेशान होती। अगर सवाल करती तो कहती अपने बेटे से कहकर मिनटों में तलाक दिलवा दूंगी, इसलिए खामोश रहो। एक रोज़ सच जानने के लिए मैं जल्दी उठकर अपने फ़ोन को रिकॉर्डिंग पर लगाकर कमरे में छुपा दिया और खुद बाहर चली गई। शाम में जब देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहाँ तो मेरे वालिदैन की हम 5 बेटियाँ थीं। मेरे वालिदैन अपनी तमाम बेटियों से एक जैसी मोहब्बत करते थे। मेरा नंबर 3 था। मुझसे 2 बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी और अब मेरे लिए अच्छे से घरानों से रिश्ते आ रहे थे, क्योंकि हम 5 बहनें शक्ल सूरत में काफ़ी अच्छी थीं। इसलिए मेरी 2 बड़ी बहनों की शादी भी अच्छे खासे खाते पीते घरानों में हुई थी, जबकि हमारा तल्लक भी एक मुतवस्सित तबके से था, जहाँ हर ज़रूरत मर मर कर पूरी होती थी। लोग मेरी बहनों की किस्मत देखकर उन पर रश किया करते थे, साथ ही कहते कि मेरी किस्मत भी अपनी बहनों की तरह अच्छी होगी। मुझे भी अल्लाह पर पूरा यकीन था, इसलिए मेरा यकीन जीत गया। मेरे लिए काफ़ी अच्छे घराने से रिश्ता आया था। मेरे वालिदैन ने वसीम का रिश्ता मेरे लिए मुनासिब जानकर वहाँ मेरा रिश्ता तय कर दिया। रिश्ता तय होने पर मेरी सास मुझ पर वारे सदके जा रही थी। कभी मेरी बलाएं लेती तो कभी मेरी पेशानी चूमती। मैंने सुना था कि मेरे ससुराली घर बहुत बड़ा पुरानी हवेली नुमा था और इतने बड़े से घर में मेरी सास और मेरे शौहर ही रहते थे, जबकि मेरे ससुर का कई साल पहले इंतकाल हो चुका था। मेरे घर वाले, हमारे तमाम रिश्तेदार मेरे इतने ऊंचे बखत देकर कितनी देर तक मुझ पर रश करते रहते थे और मुझे भी अपनी सास की खिदमतें करने की नसीहतें करते रहते। मैंने अपनी वालिदैन के नसीहत को अपने पल्लू से गांठ की तरह बांध लिया था और इरादा कर लिया था कि मैं भी अपनी सास का खूब अच्छी तरह ख्याल रखूंगी। देखते देखते 2 महीने कैसे बीते मुझे खबर ही नहीं हुई और 2 महीनों बाद अपने वालिदैन के घर छोड़कर अपने ससुराली घर चली गई। ससुराल में सिर्फ मेरी सास ही होती थी और मेरे शौहर के करीबी रिश्तेदार भी कोई नहीं थे, इसलिए मेरी सास ने मेरा बहुत अच्छी तरह से इस्तकबाल किया था। मुझ पर हमेशा की तरह जान निछावर करती रहती थी और मुझे समझा रही थी कि मैं उन्हें अपनी माँ ही समझूं। मैं उनकी बात सुनकर खुश होती रहती। मेरे शौहर बहुत अच्छे थे, बहुत मोहब्बत करने वाले, और मेरी सास तो पहले मुझ पर वारी सदके जाती थी। मैं अपनी किस्मत खूब रश करती और खुश होती रहती। अपने ससुराल में मेरी पहली सुबह थी। जिस्म थकन से चूर था। तभी सुबह मेरे कमरे के दरवाजे पर ज़ोरदार दस्तक हुई थी। मैं घबरा कर अपनी जगह से उठकर बैठ चुकी थी। मेरे शौहर भी जल्दी बेदार हो चुके थे। तभी मैंने नींद से बोझल होती आंखों के साथ दरवाज़ा खोला तो मेरे सामने ही मेरी सास का चेहरा था। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने भी अपनी नींद से भरी आंखों को मसलते हुए मुस्कुराया तो वो मुझसे कहने लगी, तुम जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ और अपने शौहर को भी साथ ले आना। मैंने उनकी बात सुनकर इस बात में सर हिला दिया और दरवाज़ा बंद करने लगी थी कि वो मेरे सुर्ख जोड़े को देखने लगी। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। तभी मेरा सुर्ख जोड़ा और भारी ज्वेलरी देखते हुए वो मुझसे कहने लगी थी कि तुम अपना जोड़ा और ज्वेलरी उतार कर मुझे दे देना। उनकी बात सुनकर मैंने भी सादगी से इस बात में सर हिला दिया। मुझे सुर्ख जोड़ा और भारी ज्वेलरी अपने ससुराल की तरफ से मिला था और दोनों ही चीज़ें काफ़ी कीमती थीं। इसलिए जल्दी से फ्रेश होकर दूसरा जोड़ा जेब तन करके मैंने अपना जोड़ा ज्वेलरी अपनी सास को दे दिया, जिसे देखकर वो काफ़ी खुश हो चुकी थी। फिर अक्सर ऐसा होने लगा था कि मेरी सास मुझे जल्दी जगा देती और मेरे शौहर भी अपनी माँ को देकर जल्दी से जाग जाते थे। ऐसे एक सुबह मेरी सास मेरे कमरे में आई और मुझे अपने घर की तमाम जिम्मेदारियां ये कहकर सौंप दिया कि अब मुझे ऐसी बुढ़िया से कोई काम नहीं हो पाता। अब ये तुम्हारा अपना घर है और इसकी सारी जिम्मेदारियां भी तुम्हारी हुई। सो आज से मैं अपने तमाम जिम्मेदारियां तुम पर सौंपती हूँ। मैं इतने बड़े घर की अचानक जिम्मेदारियां अपने कंधों पर पड़ने से थोड़ी बहुत घबराहट का शिकार हुई थी, मगर फिर ये सोचकर खुश होती रहती कि इतना बड़ा घर मेरा ही तो है और मैं इस घर की शहजादी। इसलिए मैंने अपनी घबराहट और झिझक को पीछे धकेल दिया और अपनी जिम्मेदारियां बाखुशी संभालने लगी। मेरा ससुराली घर काफ़ी बड़ा था, मगर वहाँ कोई मुलाजमा नहीं थी। इतने बड़े घर की साफ़ सफाई करते करते मुझे सुबह से शाम हो जाया करती थी और मैं थकन से बुरी तरह चूर हो जाया करती। तभी एक दिन मैंने अपने शौहर से कहकर मुलाजमा लगवा ली थी, जो मेरे साथ मिलकर काम करने में मेरी मदद कर दिया करती थी। मैं दिन भर अपने कामों में लगी रहती।
कभी मुलाजमा से साफ़ सफाई करवाती तो कभी खुद घर की साफ़ सफाई करती। तीनों का खाना बनवाती। मेरी सास और मेरे शौहर मुझसे काफ़ी खुश थे। मैं भी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश थी। उस दिन मेरे तमाम काम जल्दी ख़त्म हो चुके थे और मैं थकान से चूर अपना जिस्म समेटते हुए आराम करने के लिए अपने कमरे में जा रही थी। मैंने जैसे अपने कमरे के दरवाजे का हैंडल घुमाया तो मैं हैरान रह गई। मेरा कमरा अंदर से लॉक्ड था। घर में मेरे और मेरी सास के अलावा कोई तीसरा बंदा रहता भी नहीं था, क्योंकि मेरे शौहर सुबह ही अपनी नौकरी पर चले जाते थे। मेरी सास भी अपने कमरे में आराम कर रही होती थी, इसलिए मैं ये समझती रही कि मेरे कमरे के दरवाजे का लॉक ख़राब हो चुका है। इसलिए किसी चीज़ पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए मैं घर के दूसरे कमरे में आराम करने चली गई। फिर अक्सर ऐसा होने लगा था कि मेरे कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक्ड होता और मैं अपने शौहर से कहती कि दरवाजे का लॉक ठीक करवाएं, तो वो मुझे कहते कि लॉक तो बिल्कुल ठीक है, ज़रूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं भी अपने शौहर की बात मान लेती और दोपहर को दूसरे कमरे में आराम करने चली जाती। एक रात मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए लेटने लगी थी, तभी मुझे अपने रूम की बेडशीट पर नील पेंट के धब्बे नजर आए थे। मैं अपने नाखून नहीं रंगवाती थी, इसलिए मुझे काफ़ी हैरत हुई थी। साथ ही मेरे घर में मेरी और मेरी सास के अलावा कोई खातून भी नहीं थी जो क्यूकट्स की शौकीन होती। मैंने मारे तयस्सुस के अपने शौहर को चादर पर लगी नील पेंट के निशान दिखाए तो चंद पल के लिए वो भी हैरान हो गए। फिर मुझसे कहने लगे कि ये ज़रूर मुलाजमा का काम होगा। उनकी बात से मैं भी मुत्तफिक हो गई कि ये मुमकिन है, क्योंकि हमारे घर की मुलाजमा शमीम नित नए मेकअप, ज्वेलरी और कपड़ों की शौकीन थी। वो हर रोज़ नए नए कपड़े और फुल मेकअप करके आया करती थी। फिर मैंने अपनी सोच को झटक दिया और आराम करने के लिए बेड पर लेट गई। मैं दिन भर बड़े से घर की देखभाल करती, इसलिए नींद भी मुझे जल्दी आ जाया करती। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। मेरी शादी को भी महीनों होते आए थे। अब मैं अपने ससुराल में काफ़ी अच्छी तरह से एडजस्ट हो चुकी थी। मैं जो अपने शौहर की जॉब की वजह से जल्दी नींद से बेदार हो जाया करती थी, उस दिन भी मैं जल्दी नींद से जाग चुकी थी। अपने शौहर का टिफ़िन तैयार करने के बाद, मुलाजमा की निगरानी में घर की सफाई करने के बाद मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ चुकी थी। मुझे अपने मैके जाना था। मैके जाने की खुशी भी एक अलग ही तरह की होती है। मैं मुस्कुराते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी। मैं अपने कमरे तक पहुंची थी कि मेरी सास ने मुझे आवाज़ दे दी। अपनी सास की आवाज़ सुनकर मैं जैसे अपनी जगह से पलटी, मेरे कदम अपनी जगह जम से गए थे। मेरे सामने मेरी सास खड़ी थी और उसका हुलिया बड़ा ही अजीब सा था। वो मेरे दुल्हन का लिबास पहने मेरे सामने खड़ी थी, चेहरा मेकअप से लदा हुआ, और मुझसे कह रही थी कि मैं अपने कमरे में नहीं जा सकती हूँ, बल्कि वो मेरे कमरे में जाएंगी। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। इससे पहले कि मैं अपनी सास से कुछ पूछती, वो मुझे कुछ कहने का मौका दिए बगैर ही मेरे कमरे में घुस गई और अंदर से दरवाज़ा लॉक कर दिया। मैं कितनी देर तक मारे हैरत के मुंह खोले अपनी सास को देखती रही थी। चंद घंटे गुजर जाने के बावजूद मेरा सख्ता काम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये सोच सोच कर मेरा बुरा हाल हो रहा था कि मेरी सास मेरी शादी का जोड़ा पहने मेरे कमरे में क्या कर रही है। मेरी हालत अजीब सी हो रही थी। मैं अपनी परेशानी अपने शौहर को भी नहीं बता सकती थी, ना ही अपने मैके में किसी को कुछ कह सकती थी। फिर अक्सर ऐसा होने लगा था कि मेरी सास मुझे अपने कमरे में नहीं जाने देती थी और ख़ुद मेरा दुल्हन वाला लिबास पहनकर मेरे रूम में बंद हो जाती। फिर शाम होते वो कमरे से बाहर निकलती और अपने कमरे में जाकर गहरी नींद सो जाती। मुझे अपनी सास की अजीबोगरीब हरकतें देखकर गुस्सा आता था। तभी एक दिन ऐसे मैंने हिम्मत करके अपनी सास से सवाल किया कि क्यों दुल्हन की तरह सज धज कर मेरे कमरे में जा बैठती हैं। तो वो मेरे सवाल पर आग बगौला हो गई। मुझसे कहने लगी कि तुम अपने काम से काम रखो। मैंने उस दिन अपनी सास का गुस्सा पहली बार देखा था। तभी मैं उसके गुस्से से थोड़ी खैफ हो चुकी थी, इसलिए खामोश रही। मेरी सास की हरकतें देखकर मेरे घर की मुलाजमा भी हैरान होती रहती। फिर मुझसे कहती, बाजी हो ना हो तुम्हारी सास का ज़रूर कोई राज है जो वो आपसे और अपने बेटे से छुपा रही है। मैं अपनी मुलाजमा की बात सुनकर सोई तो उससे कहने लगी थी कि इन सारी चीज़ों के पीछे कौन सा राज हो सकता है। तब मुलाजमा ने मुझसे कहा कि हो सकता है तुम्हारी सास किसी और मर्द के लिए ये सब करती है, या फिर हो सकता है कोई और बात हो। तुम ऐसा करो, ये सारी बातें साहब को बता दो, फिर देखना क्या होता है। मैं अपनी मुलाजमा की बात सुनकर दूसरे पहलू पर सोचने लगी कि क्या हो सकता था। मेरी मुलाजमा जो कह रही थी वो बात सच हो। तभी उस दिन मेरी सास उजरत में मेरे कमरे की तरफ बढ़ रही थी कि मैंने उसका रास्ता रोक लिया और बड़ी सख्त लहजे में बोली
कि मैं आपकी सारी हरकतें अपने शौहर को बता दूंगी। उन्हें बताऊंगी कि आप उनकी पीठ पीछे मेरे कमरे में क्या करती हैं। मेरी बात सुनकर मेरी सास जलाल में आ गई और सख्ती से मेरे बाजू पकड़कर मुझसे कहने लगी, ठीक है, तुम्हें जो बताना है बता दो, मगर मेरा बेटा तुम्हारी किसी भी बात का यकीन नहीं करेगा। मैं अपनी सास की बात सुनकर हैरान रह गई। वो कैसे इतने यकीन से ये सारी बात कह सकती थी। तब उसने दोबारा से मेरे बाजू को झटका लगाते हुए मुझसे कहा कि तुमने मेरे किसी भी मामले में टांग अड़ाने की कोशिश की या फिर मेरे बेटे को कुछ कहने की कोशिश की तो मैं अपने बेटे से कहकर तुम्हें तलाक दिलवा दूंगी और तुम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। अपनी सास की धमकी पर डर सी गई थी मैं। मेरी फैमिली पहले मुतवस्सित तबके से थी, इसलिए मैं अपनी किसी भी हरकत की वजह से अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी, ना ही अपने वालिदैन को किसी किस्म का कोई दुख देना चाहती थी। इसलिए अपनी सास की हरकतों को नज़रअंदाज करती रही। वो जैसा करती उसे मैं करने देती और मैं अपनी जगह खामोश खड़ी हर रोज़ का तमाशा देखती रहती। मुझे जब से अपनी सास की हकीकत पता चली थी तब से मेरी सास मुझे एक नज़र अच्छी नहीं लगती थी। वो मुझसे बुरी तरह चिढ़ने लगी थी। मैं जब भी कुछ मज़ेदार सा पकाती तो वो उसमें 100 नुक्स निकाल कर खाना खाने से इनकार कर देती और मैं अपने लबों पर खामोशी का कफल चढ़ाए रहती। उस रात मेरी सास अपने कमरे में सोने नहीं गई थी बल्कि जाग रही थी। मैं अपनी सास को जागता देखकर अंदर ही अंदर खौफ ज़दा हो चुकी थी कि वो किस मकसद के लिए जाग रही है। तभी मेरा शौहर घर आया तो मेरी सास का मूड अचानक ही अच्छा हो चुका था। वो हंसते और अपने बेटे को गले लगा गई थी। मैं अपनी सास को गिरगिट की तरह रंग बदलते देख रही थी, कुछ कह नहीं सकती थी। फिर मेरी सास ने मुझसे कहा कि मैं उसके और मेरे शौहर के लिए खाना निकालूं। तभी उसके कहने पर मैं खाना निकालने के लिए किचन की तरफ चली गई। मैं अपनी धन में थी कि तभी अचानक मेरे शौहर बड़ी गुस्से में किचन में दाखिल हुए और मेरे बाजू सख्ती से थाम कर मुझसे कहने लगी कि तुमने कल मेरी माँ से क्या कहा था। मैं अपने शौहर की बात सुनकर हैरान और परेशान सी खड़ी थी। तभी मेरा शौहर दोबारा मुझसे वही सवाल पूछने लगे तो मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैंने नफ़ी में सर हिलाते हुए अपने शौहर से कहा कि मैं तो अपनी सास से एक लफ्ज़ तक नहीं कहा, मगर मेरा शौहर उल्टा मुझ पर ही चढ़ दौड़े और मुझे बातें सुनाने लगे कि आइंदा तुमने मेरी माँ को किसी भी किस्म का दुख देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ने में एक पल भी नहीं लगाऊंगा। मैं अपने शौहर की धमकी से खौफज़दा होकर रह गई थी। तभी मेरी सास कहीं से निकल आई और मुझे आंसू बहाते देखकर मुस्कुराते हुए मुझसे कहने लगी, देख लो, अभी तो तुमने कुछ भी नहीं किया तो मेरा बेटा तुमसे बुरी तरह बदज़न हो चुका है। अगर तुमने आइंदा मुझे किसी भी किस्म की धमकी दी तो मेरा बेटा तुम्हें छोड़ने में एक सेकंड भी देरी नहीं करेगा। मैं अपने शौहर के रवैये से काफ़ी उदास हुई थी। दिन भर खबार होने के बाद मैं जब अपने कमरे में आई तो उस रात भी मुझे अपने बेड पर सुर्ख टूटी हुई चूड़ी नजर आई थी। मुझे याद था सुबह मेरे कमरे में आते वक्त वो सुर्ख चूड़ी मेरी सास की कलाई में मौजूद थी। ये सब देखकर मेरा दिमाग बुरी तरह खोल चुका था। ऊपर से मेरे शौहर भी मुझसे बिला वजह नाराज़ हो चुके थे। तभी मैंने सोच लिया था कि मैं अपने शौहर के सामने अपनी सास का पर्दाफाश करके ही रहूँगी, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे अपनी सास की सारी हरकतें अपने शौहर को बताऊं और वो मेरी बात का यकीन भी कर ले। सुबह फिर मेरी सास मेरे कमरे में दुल्हन की तरह तैयार होकर पहुंच चुकी थी और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया था। तभी मेरी मुलाजमा शमीम ने मुझसे कहा, बाजी तुम क्यों खामोश बैठी हो, तुम अपनी सास की सारी करतूत अपने शौहर को बता दो। शमीम की बात सुनकर मैंने उदास से लहजे में उससे कहा था कि मैं कैसे अपने शौहर को अपनी बात का यकीन दिलाऊं, जबकि वो तो मुझसे बुरी तरह खफा है और मुझ पर बदज़न भी हो चुके हैं और वो क्योंकि मेरी किसी भी बात का यकीन नहीं करेंगे। उन्हें दिखाने के लिए कोई ठोस सबूत भी तो चाहिए होगा ना। मेरी बात सुनकर मुलाजमा ने मुझसे कहा, बाजी तुम कितनी बेवकूफ़ हो, तुम्हें किसी सबूत की क्या ज़रूरत है। कल सुबह जब तुम अपने कमरे से बाहर निकलोगी तब अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग लगा कर रख देना। मैं शमीम की जहानत की दाद देती रही। फिर उसकी बात पर अमल करते हुए एक रोज़ सच जानने के लिए मैं जल्दी उठकर अपने फ़ोन को रिकॉर्डिंग पर लगाकर कमरे में छुपा दिया और ख़ुद बाहर चली गई। मेरी सास मुझे तंजिया नज़रों से देखती रही, मगर मैंने अपनी नज़रें झुका दी और खामोशी के साथ वहाँ से हट गई। फिर मेरी सास ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और मैं अपने मामूल की तरह काम निपटाने लगी। मगर मैं शिद्दत से शाम होने का और अपनी सास का राज फाश होने का इंतज़ार कर रही थी, मगर वक्त था कि बीत ही नहीं रहा था। फिर जैसे तैसे शाम हुई थी और मेरी सास कमरे से बाहर निकली थी। उसके निकलते ही मैं अपने कमरे में चली आई और अपना छुपाया हुआ कैमरा निकाल कर रिकॉर्डिंग देखा
तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई और मैं जिस तरह से पुरजोश होकर अपने कमरे में आई थी उससे उलट हालत में लौट गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। आज फिर मेरी सास मेरे कमरे की तरफ जा रही थी। मैंने हर बार की तरह उसका रास्ता रोकने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि खामोशी खड़ी रही। फिर जल्दी से किचन में आकर सारी बातें और रिकॉर्डिंग अपनी मुलाजमा को दिखाई। वो भी कितनी देर तक ताज्जुब से मुझे देखती खड़ी रही थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कैसे सारी बातें अपने शोहर तक पहुंचाऊं। अगर मैंने अपनी रिकॉर्ड की हुई वीडियो दिखाती भी तो क्या खबर, उन्हें मेरी किसी भी बात का यकीन आता या नहीं, या उल्टा वो मुझे घर से निकाल देते। मैं परेशान सी खड़ी थी। तभी मुझे शमीम ने कहा था, बाजी जो भी हो तुम्हें ये सारी बातें अपने शोहर के इल्म में लाना चाहिए, वरना क्या खबर कल इससे भी ज़्यादा कुछ और बुरा हो जाए। मैं शमीम की बात से पूरी तरह मुत्तफिक थी। तभी मैंने हिम्मत करके सारी बातें अपने शोहर को बताने का तहैया कर लिया। मेरी सास रात को मेरे कमरे से निकलकर अपने कमरे में सोने चली गई थी और मैं अपने शोहर के आने का इंतज़ार करने लगी। फिर कुछ देर इंतज़ार करने के बाद मेरे शोहर घर चले आए थे। खाना खाने के बाद जब मेरे शोहर कमरे में आए तो मैं उनके पास गई और उनसे कहने लगी, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, मगर प्लीज़ आप वादा करें वो देखने के बाद आप मुझसे नाराज़ या बदगुमान नहीं होंगे। मेरे शोहर मेरी बात सुनकर कुछ देर मुझे देखते रहे। फिर मुझसे कहा कि ठीक है, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँगा, तुम्हें जो दिखाना है दिखाओ। फिर मैंने उन्हें अपने हाथ में थामा हुआ मोबाइल दिखाते उनसे कहा कि इस मोबाइल में मौजूद वीडियो को ज़रा गौर से देखें। मेरी बात पर वो हैरत से मुझे देखते हुए मोबाइल उठा गए और उसमें मौजूद वीडियो देखने लगे। उनकी भी हालत मेरी हालत की तरह अजीब व गरीब हो चुकी थी। मैं जो समझती थी कि मेरी सास किसी मर्द से ताल्लुकात में है और मैं उसके गैर मर्द से ताल्लुकात के बारे में अपने शोहर को ना बता दूं, इसलिए वो मुझसे नफरत का इजहार करती है। मगर मैं गलत थी। मेरी सास तो नीम पागल सी थी। वो मेरा दुल्हन वाला जोड़ा पहनकर मेरे बेड पर बैठ जाया करती और अपने सामने 4 आईने रख देती और उनमें देखकर अपना श्रृंगार करती। फिर आईने में देखकर खुद को खूब श्रृंगार करती और खूब हंसती, ऐसे जैसे वो कोई पागल हो। फिर अपने हाथों में मौजूद सुर्ख चूड़ियों को देखती और उन्हें तोड़ देती। जब मेरे शोहर ने वो वीडियो देखी तो खुद से भी कितनी देर तक अपनी जगह सुन बैठे रहे। फिर मुझसे कहने लगी कि मेरी माँ का मैं अकलौता बेटा नहीं हूँ। मेरी एक बड़ी आपा भी थी जो मुझसे 4 साल बड़ी थी। अकलौती बेटी होने के बायस मेरी माँ उनसे काफ़ी मोहब्बत करती थी। मेरी आपा काफ़ी हसीन थी। उनकी शादी होने वाली थी और वो अपनी शादी से काफ़ी खुश थी। मेरी माँ भी अपने अकलौती बेटी की शादी से काफ़ी खुश थी। मेरी आपा का रिश्ता हमसे भी बड़े घराने में तय हुआ था। शादी के दिन मेरी आपा दुल्हन बनी बैठी थी। उन्होंने वही जोड़ा पहना था जो तुमने अपने निकाह के दिन पहना था, मगर उस दिन उनकी बारात नहीं आई थी क्योंकि मेरी आपा के होने वाले ससुरालियों का कहना था कि वो दहेज में हमारी हवेली उनके नाम कर दें। मेरी माँ अपनी बेटी की मोहब्बत में ये हवेली भी मेरी आपा के होने वाले शोहर के नाम करने वाली थी, मगर मेरी आपा ने मेरी माँ को रोक दिया और कहने लगी वो ये शादी नहीं करेंगी, बल्कि मेरी आपा ने अपनी शादी तोड़ दी और हमारे घर जहाँ शहनाइयाँ बजने वाली थीं वहाँ सफ़े मातम बिछ गई थी। मेरी आपा की शादी टूटे हुए 2 ही दिन हुए थे कि मेरी आपा ने मौत को गले लगा लिया। हमसे बेताशा मोहब्बत करने वाली मेरी आपा अब्दी नींद सो चुकी थी और उनकी मौत के जिम्मेदार हमारा ये मुआशरा था। जहाँ ना जाने मेरी आपा जैसे कितनी लड़कियाँ हर रोज़ मरती हैं। मेरी अम्मा को आपा की मौत का काफ़ी सदमा लगा था। वो कितने दिन तक बिस्तर पर बीमार लगी रही थी। मुझे तो ऐसा लगता था जैसे आपा के बाद मैं अपनी माँ को भी खो दूँगा, मगर मेरी मोहब्बत, मेरी खिदमत मेरी माँ को दोबारा मेरे सामने से सलामत लाकर खड़ा कर गई थी। मगर मेरी माँ अब पहले की तरह बिल्कुल नॉर्मल नहीं रही थी। वो अपने कमरे में बंद हो जाया करती और खूब चीख चीख कर रोती रहती या कभी हंसती रहती। मैंने उनका शहर के बड़े डॉक्टर के पास इलाज भी करवाया, मगर चंद साल ठीक रहने के बाद वो दोबारा से अजीब हरकतें करने लगी हैं। मैं अपने शोहर की बात सुनकर कितनी देर तक उदास बैठी रही। मुझे हमारे इस माशरे की हकीकत ने काफ़ी तोड़ कर रख दिया था, जहाँ इंसानों को नहीं बल्कि चंद बेजान से चीज़ों को अहमियत देकर इंसानों को बुरी तरह तोड़ दिया जाता है। फिर मैंने और मेरे शोहर ने मेरी सास का इलाज दोबारा से शुरू करवाया। डॉक्टर्स का कहना था कि वो ये सारी हरकतें अपने बेटे की याद में करती हैं और वो कई अरसे पहले हो इस वाक़े को अब तक नहीं भूल पाई। वो वाक़या मेरी सास की ज़िंदगी पर काफ़ी गहरी छाप छोड़ गया था, मगर चंद महीनों तक इलाज करवाने के बाद मेरी सास अब बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं। अब भी हम सब की तरह नॉर्मल हो चुकी हैं
और नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रही थीं और उनकी ज़िंदगी नॉर्मल बनाने की हम सब ने काफ़ी मदद की थी।